जी राजीव जी, देखिए प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि मेरे लिए किसी ने सुपारी दे रखी है। ये जो आपने दिखाया है इसमें उन्होंने ये भी कहा है इसी भाषण के दौरान कि मेरे लिए सुपारी दी हुई है, लगता है किसी ने। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित हैं, जो क्योंकि अब आरोपों की झड़ी लगी हुई है। अच्छा देखिए, आरोप नए नहीं है। ये जो डिग्री का मसला है ये कोई नया नहीं है कि आज अचानक उछल के आ गया। और इसमें अरविंद केजरीवाल का कुछ रोल भी नहीं था। ये तो अचानक से अरविंद केजरीवाल लाइट में आ गए क्योंकि ईसीडब्ल्यूसी ने डाला था गुजरात हाई कोर्ट में ये इस मामले को, जो चीफ विजिलेंस उन्होंने डाला था। और उसके जब वो मुकदमा जो है अब सामने आया इस फैसले की स्टेज पे, तो वहां पे ये आ गया। और उसमें क्योंकि ऑलरेडी इस टाइम हमले का माहौल देश के अंदर है, तो केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल भी बहुत शातिर राजनीतिज्ञ है मैं कहूंगी, तो उन्होंने भी सोचा कि इस वक्त मौका अच्छा है, पकड़ लो। जबकि केजरीवाल आपने देखा होगा कि हमें अभी हाल के दिनों में ज्यादा आक्रामक नहीं होते थे, अब वो आक्रामक हो रहे हैं। तो उनको लगा कि इस वक्त बहुत अच्छा मौका है और मुझे भी हमलावर हो जाना चाहिए। और आपने देखा कि इस सारे प्रकरण, इसका जो ट्रिगर पॉइंट है, वो सारा ट्रिगर पॉइंट गांधी की सदस्यता जो समाप्त की गई जिस भी षड्यंत्र के तहत, उससे इन सभी विपक्षी दलों के जो कि अभी तक बच रहे थे बीजेपी के ऊपर आक्षेप लगाने से या आलोचना करने से या साथ आने से बच रहे थे, वो थोड़ा अभी साथ आए। उसमें हिम्मत इनको हमला करने की, उन्हें लगा कि साथ तो आए हैं, अब हमला भी कर सकते हैं हम मोदी के ऊपर। तो इसमें हिम्मत जो है इन सबको हमला करने की, ये ममता बनर्जी को और ये केजरीवाल जी को हिम्मत दी है राहुल गांधी की अडानी की स्पीच ने। जो उन्होंने संसद में अडानी के ऊपर स्पीच दी और जिसको डिलीट कर दिया गया संसद के रिकॉर्ड से, उस स्पीच ने उनको हिम्मत दी कि अगर राहुल गांधी बोल सकते हैं अडानी के बारे में इतना खुल के और इतने डिटेल में बोल सकते हैं, बेखौफ होके बोल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बोल सकते। क्योंकि आग सबके घर तक पहुंच चुकी है, सबके दरवाजे पे आग पहुंच चुकी है। तो उसमें भलाई यही है कि अब मोदी जी के ऊपर हमला किया जाए। और वो हमला देखिए, आप माने या ना माने, सही बैठ रहा है। सारे हमले जो हैं, जो भी हमला हो रहा है, मोदी जी का ये कहना कि सुपारी दी हुई है, तो जिसके ऊपर हमला हो रहा है वो तो यही कहेगा कि अरे भाई, एक के ऊपर एक, आज 9 साल से कोई नहीं बोल रहा था, ये अचानक क्या हो गया। और सारे तीर सीधे निशाने पे लग रहे हैं। अब रही आपका जो ये टॉपिक है, सेट हो रहा है नैरेटिव 2024 का, तो अभी हल्का हल्का शुरुआत हुई है। देखिए, सबसे पहली जरूरत तो इस नैरेटिव के लिए विपक्षी एकता की थी। तो उसमें विपक्ष एक मुद्दे पे तो अभी सहमत हुए हैं कि विपक्ष मुक्त भारत का जो नारा है बीजेपी का, उसके खिलाफ खड़ा हुआ है विपक्ष। अब उसमें एक दूसरे के साथ कितना चलेंगे, कितना एक दूसरे को एकोमोडेट करेंगे, अपने कॉर्नर्स को जो राउंड करेंगे, अपने जो किनारे जो उनके शार्प हैं कि उनको गोल करके एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे, वो अभी उसमें अभी समय है। और ये जो कर्नाटक का चुनाव आ रहा है, ये थोड़ा बहुत उस सेट कर देगा कि हवा किधर की तरफ बहेगी। उसके बाद 3 राज्य उसमें मेन है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। उससे तो पूरा ही सेट हो जाएगा। जिस विचारधारा से प्रेरित पार्टी है, उस पार्टी में सांप्रदायिक सद्भाव के बजाय सांप्रदायिक दुर्भावना, सांप्रदायिक तनाव बनाए रखना 24 घंटे 365 दिन इस देश के अंदर, वो उनका प्रमुख एजेंडा है। और जो लेकिन मोदी जी के आने के बाद, सरकार में आने के बाद, मोदी जी किस बात पे किस घोड़े पे चढ़ के आए, विकास के घोड़े पे। उन्होंने धर्म की बात को पीछे डाल दिया। आप 2014 के मैनिफेस्टो में उनके राम मंदिर बनाने का प्रॉमिस भी नहीं था, तो वो केवल विकास और विकास के मुद्दे पे आए। गुजरात मॉडल उन्होंने साथ में सेहरा बांध रखा था गुजरात मॉडल का, और उसके घोड़े पे चढ़ के आए। लेकिन वो चीज बहुत लंबा जाने वाली नहीं थी, क्योंकि असल एजेंडा कुछ और था, दिमाग में कुछ और था। कभी दलित, कभी कोई पिछड़े, कोई महिलाएं, उनके कभी भी उनके कल्याण की बात उनके जीवन में, उनके एजेंडे में नहीं थी। वो सवर्णों की पार्टी थी हमेशा से। तो अब जब 9 साल हो गए, जब जनता इनका जो प्रपंच है, जो छल है, जो कपट है, वो समझ नहीं पा रही थी।
लेकिन अब पब्लिक को बहुत अच्छे से समझ में आने लगा है और सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा पैरामीटर, बिल्कुल पैरामीटर है, उसमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कि क्या माहौल क्या है। तो उसमें बीजेपी का जो ये उनको वापस स्वाभाविक है कि वो सांप्रदायिक एजेंडे पे लौटेंगे और लौट रहे हैं। जैसे अभी सभी पैनलिस्ट रामनवमी के में जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके का सांप्रदायिक तनाव और मतलब हद से ज्यादा एक मतलब वो रामनवमी क्या लग रही थी, वो तो मस्जिद आक्रमण दिवस लग रहा था कि जितनी मस्जिदें उनके ऊपर आक्रमण किया जाए। तो वो चीज ये चीज उसके ऊपर उनको लगता है कि अब विकास के तौर पे वो डिलीवर नहीं कर पाए कि विकास का क्या करें। वो विकास होता तो देश में बेरोजगारी क्यों फैलती, विकास होता तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती, विकास होता तो महंगाई ऐसा बेतुकी महंगाई बढ़ रही है, तो वो सब ना होता तो उन सब मुद्दों उन सभी पेडेस्टल पे फेल है बीजेपी। तो उनके लिए रहस्य है कि आखिर में एक बैसाखी रह जाती है सांप्रदायिकता की और उसको मोदी जी ने अब उठा लिया है। जैसा कि अभी बताया कि भाई आप तुष्टीकरण की राजनीति पे वापस आ गए, वही शब्द आपकी वोकेबलरी में अब आने शुरू हो गए हैं और ये आते रहेंगे। जैसे जैसे अभी कर्नाटक का चुनाव होगा और उसके बाद और चुनाव होंगे 2024 तक, आप देखिएगा कि हो सकता है बहुत कुछ हो रहा हो, बहुत कुछ हो जो कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसा कुछ होगा। अब दूसरी बात यह है कि मेरा ये कहना है कि जो अब 2024 का जो चुनाव लड़ा जाएगा वो उस नैरेटिव पे ही लड़ा जाएगा जो भारत जोड़ो यात्रा के नैरेटिव थे। उसमें 3 नैरेटिव थे, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। आर्थिक में यही था कि बढ़ती हुई असमानता, क्रॉनिक कैपिटलिज्म, कुछ लोगों के हाथ में सारे धन का संचय और बाकी 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज के ऊपर। तो वो चीज राहुल गांधी ने जो संसद में कही थी वो डेफिनेटली यही मुद्दा था और वो सब सारे जितनी भी पार्टीज है वो सबको रिजाउंड कर रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है अडानी, और अब बन गया है। भारत यात्रा के खत्म होते ना होते ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई और उसने समझा दिया लोगों को कि जो कहा जा रहा है। दूसरा मुद्दा भारत जोड़ो यात्रा का था सामाजिक, कि जो ये विद्वेष सांप्रदायिक जो इन्होंने ज्वाला भड़का रखी है इसको छोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, वो बात उन्होंने की। वो भी विदेश जो विपक्षी पार्टियां और आम जनता, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा आम जनता का, वो भक्तों की मैं बात नहीं कर रही हूं, लेकिन एक बहुत बड़े हिस्से को समझ में आ रहा है कि ये बहुत लंबा हमें कहीं ले जाके नहीं छोड़ेगा ये मुस्लिम विद्वेष का मुद्दा। हमें वापस अपने उसी पुरानी गंगा जमनी तहजीब के ऊपर हमें आना पड़ेगा। तीसरा मुद्दा उनका संघवाद का मुद्दा था जिसके बारे में कम चर्चा हुई थी। तो वो संघवाद का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा जो हम, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया की बेल्ट में रहते हैं, हमें इतना इस चीज का एहसास नहीं है, लेकिन जो साउथ इंडिया है उसमें बंगाल भी हो जाए, लगा लीजिए, उसमें उड़ीसा भी लगा लीजिए, वहां से संघवाद जो जिसके ऊपर टकराववादी संघवाद जिसको मोदी जी बढ़ावा दे रहे हैं अपने जब से गद्दी पे यहाँ सेंटर में आए हैं, उसमें आप जीएसटी में राज्यों का हिस्सा देख लीजिए, तरसा तरसा के देते हैं। उसमें राज्यपालों की भूमिका देख लीजिए आप, उसमें आपको आप जो मतलब राज्यों को एक दो ये समझाया जाता है कि भाई आप हमारे कब्जे में रहो। जैसे मैंने अभी बताया कि कर्नाटक में अभी कल परसों ही वो दही का मुद्दा उन्होंने अननेसेसरी, वो क्या तरीका है कि पिन चुभाना राज्यों को। तो ये एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पे जो साउथ के राज्य है उसमें उड़ीसा और बंगाल, इसमें एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पे उभर के आएगा। ये अब जैसे जैसे 24 करीब आएगा आप देखिएगा कितनी जबरदस्त आवाजें इस मुद्दे को लेके उठेंगी। तो ये जो आपने पूछा कि कांग्रेस क्या कर रही है, तो कांग्रेस तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही नैरेटिव सेट कर चुकी है। वो हालांकि उसका मतलब ये नहीं था कि 2024 का नैरेटिव सेट कर रहे थे, लेकिन वो एक जो उसकी थीम थी भारत जोड़ो यात्रा की, तो वो ही जो भारत जोड़ो यात्रा की जो थीम थी वो ही इस देश के 2024 के मुद्दों का जो 2024 के चुनावों का नैरेटिव सेट करेगी। और उसमें अब कांग्रेस तो अपनी जीजा उससे काम कर ही रही थी, राहुल गांधी तो बहुत लगातार कर ही रहे थे इस मुद्दे पे काम। अब राहुल गांधी की जो डरो मत निर्भयता से अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को भी हिम्मत मिली है कि हमें डरना नहीं चाहिए, मुंह खोले हम भी। तो उसमें जो आप देख ही रहे हैं अभी 2-3 दिन से, पिछले 2-3 दिनों से, तो ये मेरा कहना था।